सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग और टैक्सेशन का जो टैक्सेशन वाला पार्ट है। तो टैक्सेशन वाला पार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेशन से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है सेमेस्टर 4 एग्जाम में, उसमें से 75% मार्क्स सिर्फ ये अकेला चैप्टर कैरी करते हैं। अब देखिए, 20 मार्क्स का कॉस्टिंग आएगा, 20 मार्क्स का टैक्सेशन आएगा। अब टैक्सेशन का जो 20 मार्क्स वाला आने वाला है, उस 20 में से 15 मार्क्स तो यही चैप्टर से आएगा बाबू। उस 20 में से 15 मार्क्स आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। 5 मार्क्स जो है वो आएगा जीएसटी से। 5 मार्क्स जो है वो आएगा किससे? जीएसटी से। जीएसटी इससे पहले कभी था नहीं सिलेबस में, ये पहला बार सेमेस्टर 4 में मतलब डब्ल्यूबी के सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और वो छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा। ये वाला चैप्टर पहले भी आता था और ये वाला चैप्टर अभी भी आएगा। पहले तो और ये 20 मार्क्स का आता था, अभी तो इसको कम करके 15 कर दिए। अब सर 15 कैसे आएगा? तो आप लोग लिख लीजिए इसको। 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से 5 मार्क्स वाला, तो 10 मार्क्स हो गया। 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स वाला, 13 हो गया। 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स वाला, मिलाकर हो गया टोटल 15 मार्क्स। ठीक है ना? तो 2 5 मार्क्स वाला सम्स आएगा या क्वेश्चन आएगा, 1 3 मार्क्स वाला, 1 2 मार्क्स वाला। जब ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, अब देखो ये वाला जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसका सिर्फ पहला जो वीडियो है वो यूट्यूब में अवेलेबल है सबके लिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक्स रहेगा, मतलब इसके बाद वाला जो वीडियोस रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, मोस्ट प्रोबेबली 7-8 क्लास लगेगा इसको भी अच्छे से कंप्लीट करने में हमको पूरा। तो वो यूट्यूब में नहीं रहेगा, वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जैसे कि हम आप लोग को बोले थे, हर सिलेबस, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का जो एक चैप्टर है वो फुल यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, विथ नोट्स, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विथ क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। और सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड से सिर्फ जो पहला चैप्टर है वो यूट्यूब में रहेगा, बाकी जो चैप्टर्स है वो पेड बैच के स्टूडेंट्स लोग के लिए रहेगा। तो अगर आपको हम लोगों का पेड बैच में ज्वाइन करना है, देन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कॉल करिए और इनरोल हो जाइए। ऑलरेडी 1 महीना पास हो चुका है। सेमेस्टर 4 का क्लास स्टार्ट होते हुए 1 महीना हो गया। अब रिमेनिंग 3 मंथ बचा है, 4 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एग्जाम खत्म होते थे 4 मंथ्स बचा है, 3 to 4 मंथ्स बचा है। 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों का 3-4 मंथ्स क्या, 2 महीना में ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। रिमेनिंग 2 मंथ्स में आप लोगों को 1.5 महीना, पूरा 1.5 से 2 महीना हाथ में रहेगा। एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 1-1.5 महीना पहले आप लोग फुल रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट लेके आप लोग का एकदम बेस्ट कर देंगे। आंसर राइटिंग स्किल्स, सॉल्विंग स्किल्स, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। तो ये देखिए, ये नोट्स है पूरा, जो अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग इसको कॉपी भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, ये जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 12 में भी है, ये बीकॉम में भी है। हम जो आप लोग को पढ़ाएंगे वो 12 के स्टैंडर्ड वाला पढ़ाएंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़े फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, आप पढ़े पार्टनरशिप। यही पार्टनरशिप तो आपका ग्रेजुएशन में भी रहेगा, उसका लेवल ऊपर रहेगा। तो अभी अगर हम सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि देखो हम बहुत बड़ा टीचर है, हमको बहुत कुछ आता है, आप लोग को बीकॉम का सम्स करवा दिए, आपका तो फालतू का दिमाग खर्च हो रहा है ना, आपका वक्त वेस्ट हो रहा है। क्योंकि वो बीकॉम वाला लेवल वाला सम या सीएमए या सीए का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ये सब का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। टॉपिक तो सब सेम ही है, आपका कोई काम का नहीं है। उसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आगे है, बीकॉम में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, ठीक है, सीए में भी होगा। तो हम आपको वो सब सम्स लाके करवाना स्टार्ट कर दे तो बेकार टाइम वेस्ट हुआ ना। क्योंकि क्या हुआ है, हम नोटिस किया बहुत सारा स्टूडेंट लोग जो 12 का लेवल से ऊपर वाला सम्स पता नहीं कहाँ से ला रहा है, साहब लोग का जो ऑफलाइन टीचर्स है वो दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं और कर रहे हैं प्रैक्टिस। नहीं बाबू, बोर्ड्स का एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है,
उस सिलेबस के हिसाब से जितना टफ या इजी है उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ताकि मेरा मोटिव आपको भाई ये थोड़ी है कि आपको जो एकदम पीएचडी करवा देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मेरा मोटिव है कि आपका जो क्लास 12 का एग्जाम है उसमें जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है वो हम आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि क्लास 12 का सेमेस्टर 4 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आप आंख बंद करके उसको सॉल्व कर लो। और आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़े अच्छा सही से समझ में आ रहा है नहीं, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाएगा, बुक से तो करवाएंगे ही जो सिलेबस में, प्लस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन करवाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई एग्जाम का यही स्टैंडर्ड है, इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हमको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग कॉपी में लिखना भी स्टार्ट करिए। ये सब जो नोट्स है देख रहे हो, बुक्स का नहीं है, ये सब पूरा मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है ना, मतलब हम जो बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं वो लोग में से कुछ बच्चे अच्छे से अपना कॉपी मेंटेन करते हैं। ठीक है, विथ अब क्योंकि स्पीड में बोलते हैं थोड़ा बहुत बेचारा लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, एंड बहुत कोई जो है स्टेट बोर्ड से है, तो मतलब बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, उन लोग का इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत आपको नजर आएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे, नो इश्यूज। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। टोटल इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम दिया हुआ है सर। क्या क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, कौन सा इनकम को हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाते हैं? हम स्कूल में ये सवाल पूछे, कुछ बच्चा बोला सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है घर को जो बेच के पैसा कमाते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। नहीं बाबू, वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं हो गया। आप अगर प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो प्रॉपर्टी तो मेरा कैपिटल एसेट है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे हो गया? वो तो कैपिटल गेन हो गया। हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो सेमेस्टर 3 में किए थे उसमें हाउस को बेचकर जो पैसा कमा रहे थे वो कैपिटल गेन में नजर आ रहा था। तो हाउस से कैसे पैसा कमाएंगे? जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। हाउस से जो रेंटल इनकम कमाएंगे हम लोग, रेंट जो मिलेगा। आप लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में से बहुत कोई बाड़ी वाला होगा, लैंडलॉर्ड होगा, और बहुत कोई टेनेंट होगा। अब लैंडलॉर्ड का मतलब क्या भाई? मेरा बड़ा सा बिल्डिंग है, बड़ा सा जगह है, 50-60 टेनेंट को रखे हैं, 50-60 या 5-6 जो भी है, वहां से जो रेंट हम कमा रहे हैं वो मेरा हो गया रेंटल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से मिलता है उसको ही कंसीडर किया जाता है, वही क्वालिफाई होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फिट होने के लिए। इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेंट बाय अ प्रॉपर्टी कम्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसका कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, इसका कुछ एसेंशियल कंडीशंस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक सिंपल लैंग्वेज में लिखे, बुक में भी लिखा हुआ है, बट हम इसको एकदम आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ठीक है। जब भी हम लोग, ये क्लियर हो गया? अच्छा, जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो याद रखना है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से डील होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 डील्स विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन याद रखना है, ठीक है? बुक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन। क्या एसेंशियल कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आपका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्वालिफाई होगा। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन कि एक इंसान को फुलफिल करना पड़ेगा तभी जो है वो इनकम जो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्वालिफाई होगा। नंबर 1 है द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड ऑफ परमानेंट नेचर।
परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग्स एंड लैंड, हाउस प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड। क्या मतलब है, आप जो है सिर्फ 4 प्लास्टिक बांध दिए और भाड़ा में दे दिए, बोल दिए जो तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, इससे पैसा कमा रहे हम, नहीं भाई, वो स्ट्रक्चर नहीं हुआ। स्ट्रक्चर का मतलब भाई 4 दीवारी रहेगा, ऊपर छत रहेगा, एक, समझ में आ रहा है बात। हाँ, कुछ सर्टेन एक्सेप्शन इसमें है, ठीक है, कुछ सर्टेन एक्सेप्शन हम लोग है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब सम्स के ऊपर डील करेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे कि अगर स्टेडियम है तो स्टेडियम के ऊपर तो छत नहीं रहेगा सर, है ना। फिर मान लीजिए अगर ऑडिटोरियम है तो सर ऑडिटोरियम के ऊपर भी छत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर मान लीजिए आपका कोई पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, तो ये सब एक्सेप्शन हो सकता है। बट इन जनरल बोला गया है कि प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड। आपका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग्स और लैंड रहना चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तभी वो हाउस प्रॉपर्टी में उससे जो कमाएंगे इनकम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्वालिफाई करेगा। दूसरा, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और द एसएससी मस्ट बी द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या मतलब है इसका, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का? देखो मान लो एक घर है, ये एक घर है, बच्चन में हम लोग जैसे घर बनाते थे वैसे ही, याद है बचपन में हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, ये जो दरवाज़ा, 2 तो खिड़की, या कभी कभी दरवाज़ा हम लोग यहाँ ड्रॉ करते थे, फिर ऐसा छत, फिर ना यहाँ से रास्ता जा रहा है। मान लो एक घर है, ठीक है, ये घर है मिस्टर ए का। मिस्टर ए क्या करता है, इस घर को मिस्टर बी को किराया पे दे देता है। मिस्टर बी को किराया में दे दिया ₹10,000 में। मिस्टर ए इसका ओनर है, मिस्टर बी जो है वो टेनेंट है, ओनर नहीं है। तो मिस्टर ए जो भाड़ा ले रहा है मिस्टर बी से, वो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों सर? क्योंकि यहां पे बोला गया है ना, देखिए आप ही देखिए, यहां पे बोला गया था एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सर एसएससी जो है वो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, बहुत अच्छा बात। बट मान लीजिए मिस्टर बी क्या करता है, थोड़े दिन रहने के बाद बोलता है हमको रहने का दिल नहीं कर रहा, एक काम करते हैं, मिस्टर बी मिस्टर सी को, मिस्टर बी क्या किया, जो कि खुद एक टेनेंट है, वो मिस्टर सी को रेंट पे दे दिया है ₹15,000 पर मंथ पे। अब मिस्टर बी 10,000 ए को दे रहा, 5,000 खुद कमा ले रहा, तो यहां मिस्टर ए का इनकम जनरेट हो रहा है ना। कैसे? वो जो रेंट में घर लिया है वो किसी और को रेंट पे दे दिया। तो क्या हम लोग यहाँ मिस्टर बी को जो 5,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है हाउस को सबलेट करके, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा सर? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मिस्टर बी इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस, ही इज अ टेनेंट ऑफ द हाउस। तो सर पैसा तो कमा रहे हैं ना, टैक्स तो देना होगा, कोई ना कोई हेड में तो आएगा। हाँ सर जरूर आएगा। कौन से हेड में आएगा? ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर आप ओनर हो और हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहे हो तो ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। और अगर आप ओनर नहीं हो, आप सबलेट कर रहे हो, मतलब एक से रेंट पे लेके दूसरा को रेंट पे दे दिए, इसके बीच में जो आप पैसा कमा रहे हो, जो प्रॉफिट बना रहे हो, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। समझ में आया बात? अच्छा, सब यहाँ ओनर का तो मतलब समझ में आ गया। डीम्ड ओनर का क्या मतलब है? डीम्ड ओनर का मतलब होता है, मान लो घर मिस्टर ए खरीदा, लेकिन मिस्टर ए की जो वाइफ है मिसिस ए, उसके नाम में खरीदा। पैसा मिस्टर ए दिया है, मिसिस ए के नाम में ट्रांसफर कर दिया उसको कि बीवी है भाई, चलो बीवी का नाम में ट्रांसफर कर दे रहे घर को। अब देखो, रेंट भले मिस्टर बी ए कमा, घर जो है नाम में भले मिसिस ए का है, लेकिन एक्चुअली उसका ओनर कौन है? मिस्टर ए है। तो इसको डीम्ड ओनर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डीम्ड ओनर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मिसिस ए का थोड़ी, मिसिस ए के नाम में है, वो थोड़ी कमा रही है, वो जो घर ली होगी, घर तो मिस्टर ए लिए, मिसिस ए के नाम में ले लिए। तो यहाँ पे डीम्ड ओनर मिस्टर ए को ही माना जाएगा और मिस्टर ए का ही इनकम ये माना जाएगा।
ऐसे क्यों करते हैं लोग पता है? टैक्स बचाने के लिए। भाई मेरा तो टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी हम सैलरी कमा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, जो घर है ना मिसिस ए का नाम में कर दे रहे हैं। अब जो रेंट आएगा वो मान लेंगे कि मिसिस ए कमा रही है, अब मिसिस ए अपना अलग से टैक्स फाइल करेगी, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन अभी तो 12 लाख का चल रहा है, तो उतना तक तो उसका छूट ही हो जाएगा, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो टैक्स बचाने के लिए किया जाता है, बट इनकम टैक्स भी ये सब लूप होल्स को जानता है, इसीलिए ये सब लॉज बनाते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, द एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज और हर बिजनेस। एसएससी जो है उस हाउस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज ना करे। या तो वो रह रहा है तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो होगा उसका कैलकुलेशन, या तो वो उसको लेट आउट किया हो। अगर उसमें वो बिजनेस कर रहा है तो ये हाउस का जो भी कैलकुलेशन है इट विल बी शोन अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी में शो होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये सब जो है शो करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास घर है, आप उस घर का क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप या तो उसमें रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड फैमिली रह रहा है आपका, या तो आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं खुद, या तो आप उसको लेट आउट कर दिया, भाड़ा में दे दिए। अब आप भाड़ा में दिए तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा? सामने वाला पार्टी जो करे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो खुद रहे, आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें वो रहे, या उसमें वो बिजनेस कर दे, या उसको वो बंद रखे, जो भी करे आपके लिए वो क्या है? लेट आउट है। तो इस हाउस प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्वालिफाई करता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो आएगा। अगर आप अपना घर में खुद से बिजनेस कर रहे हैं, समझ लीजिए बात को, बच्चा कंफ्यूज कहां होता मालूम है? क्वेश्चन मेरी रहेगा, मिस्टर ए हैड अ हाउस प्रॉपर्टी हु हैड लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अब तुम सोचोगे सर बताए थे बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अरे भाई पूरा तो सुन लो, सर ये बताए कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो एसएससी जिसका घर है, तब वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बट अगर आप लेट आउट कर दिए है, आप उस घर को किसी को भाड़ा में दे दिए, अब जो भाड़ा लिया है वो उसमें रहे, उसको बंद करके रखे, उसमें बिजनेस करे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाई करेगा, उसका जो भी इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्लेस्ड होगा। तो लेट आउट दे दिया है, अब लेट आउट के बाद सामने वाला पार्टी क्या कर रहा है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके भी आप खुद से रह भी रहे हैं तो भी इसको हाउस प्रॉपर्टी में शो करना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे शो करेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट अलग होता है, कैलकुलेशन अलग होता है, ये हम लोग जब आगे करेंगे 2-3 क्लास में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट यही एक क्लास है जो यूट्यूब में अवेलेबल है। इसके बाद वाला क्लासेस यूट्यूब में रहेगा ना, तो आप लोग प्लीज जल्द से जल्द मेरा जो पेड बैच है उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, ज्यादा वक्त है नहीं, आप लोग स्टार्ट, ये वाला चैप्टर हो गया, देखो मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन एक बड़ा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया, ये वाला हो गया, मतलब 70% कॉस्ट टैक्स का सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद तो 2 छोटा छोटा है, ओवरहेड और तुम्हारा क्या नाम है, ओवरहेड है एक और जीएसटी है, दोनों छोटा छोटा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो उसमें जो 15 मार्क्स का है ही, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये वाला टॉपिक मेन है और मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन जो मेन था वो तो हम यूट्यूब में डाल ही दिए। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी अलग से कैलकुलेशन है जो हम लोग सीखेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए एसएससी यूज कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, नीचे नोट डाल देना है, एज द पर्टिकुलर हाउस इज यूज बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस पर्पस, देयरफॉर द कैलकुलेशन वुड नॉट बी शोन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेदर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाउस will be shown under income from profits and gains of business and profession.
और लेट आउट किए तो लेट आउट का तो भी करवाएंगे ही, फॉर्मेट दिखाएंगे, इसका तो सम्स करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आप लोगों को जानना है, अभी सम्स करेंगे ना, इसमें बहुत काम आएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट टर्म्स, फेयर रेंट और फेयर रेंटल वैल्यू, शॉर्ट में FR। क्या मतलब है सर FR का? फेयर रेंट रिफर्स, स्पेलिंग मिस्टेक है, टू द रेंट विच सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम और नियर बाय लोकेलिटी वुड फेच। अब ध्यान से समझिए क्या मतलब है। फेयर रेंट और फेयर रेंटल का वैल्यू होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसी तरह का प्रॉपर्टी आपके एरिया में या आपके आसपास का एरिया में क्या रेंट जनरेट करेगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। अब इसको हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा जो घर है वो है बहुत फेमस, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, तोपसिया। आई लिव इन तोपसिया। ठीक है, तो बहुत कोई अब यहाँ से तो दार्जिलिंग में कोई वीडियो देख रहा है, कोई मुर्शिदाबाद का स्टूडेंट है, तो शायद आप लोग को ऑल ओवर बंगाल से सब स्टूडेंट है, तो आप लोग गूगल में मारना तोपसिया कोलकाता आ जाएगा। ठीक है, तो वो एरिया में मेरा घर है। अब तोपसिया में मेरा घर है, ठीक है, 3 BHK है मेरा। अब तोपसिया में अगर कोई का 3 BHK फ्लैट है, मान लीजिए एक और इंसान है जिसका 3 BHK फ्लैट है, वो उसको भाड़ा में दिया, तो उसको कितना भाड़ा मिल रहा है? हम लोग अज्यूम करके फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा जिस तरह का फ्लैट है, मेरा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 3 BHK, तो अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया 3 BHK तोपसिया में है तो उसका रेंट कितना मिल रहा है भाई? पता करिए। तो पता चला एक और 3 BHK फ्लैट है मेरे ही एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का, उसका रेंट मिल रहा है 20,000 रुपीज पर मंथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेयर रेंट ऑफ माई हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हम अपना घर को भाड़ा में नहीं दिए 20,000 में, मेरा घर के तरह ही एक घर है मेरा ही लोकेलिटी में, उसका भाड़ा है 20,000 रुपया पर मंथ। तो ये हो गया है फेयर रेंट ऑफ माई हाउस। यही होता है फेयर रेंटल वैल्यू। समझ में आया? तो फेयर रेंटल वैल्यू रिफर्स टू द रेंट विच सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम एरिया और नियर बाय एरिया वुड फेच। तो क्लियर हुआ? मेरा घर का भाड़ा 20,000 नहीं मिल रहा है, मेरे तरह एक घर है मेरा ही लोकेलिटी में, उसको 20,000 रुपया रेंट मिल रहा है, तो मेरा भी फेयर रेंटल वैल्यू क्या हो गया? 20,000। क्लियर हुआ? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू रिफर्स टू द रेंटल वैल्यू फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिकल सर्वेज। क्या मतलब है? देखिए, अब मेरा ये जो फ्लैट है, फिर से आते हैं मेरे ही फ्लैट में, तोपसिया हम लोग का म्युनिसिपल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका नाम है KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट दार्जिलिंग से है, सिल्लीगुड़ी से, तो उन लोग का सिल्लीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बहुत कोई स्टूडेंट हावड़ा से है तो उन लोग का हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, कोई आसनसोल से है तो उन लोग का आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, है ना? तो सबका अपना अपना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो मेरा ये फ्लैट है आता है KMC के अंदर, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। जो लोकल अथॉरिटी है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो टाइम टू टाइम जो है एरिया का सर्वे करता है और सर्वे करके ये फिक्स करता है, अच्छा तोपसिया में कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, उसका रेंटल वैल्यू होना चाहिए 10,000 या 15,000। अगर 2 BHK है तो उसका रेंटल वैल्यू होना चाहिए 8,000। अगर शॉप है नीचे में ऑन रोड है 100 स्क्वायर फीट का है तो उसका रेंट होना चाहिए 25,000। ये सब रेंट कौन फिक्स कर रहा है? ये फिक्स कर रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सर कैसे फिक्स कर रहा है? वो सर्वे कर रहा है, सर्वे कर रहा है और सर्वे के हिसाब से उसको जो लग रहा है कि नहीं ये एरिया का इतना वैल्यू है तो इस हिसाब से रेंट होना चाहिए, तो वो जो रेंट फिक्स कर रहा है लोकल अथॉरिटी, इसको ही हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू रिफर्स टू द रेंटल वैल्यू फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी
कैसे फिक्स कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिकल सर्विस। अब उसी तरह मान लीजिए तोपसा की जगह पार्क स्ट्रीट है। पार्क स्ट्रीट आप लोग जानते होंगे, कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस है। अब यही अगर शॉप 100 स्क्वायर फीट का ऑन रोड तोपसे की जगह पार्क स्ट्रीट में रहता है तो इसका रेंट हो जाएगा 1 लाख। केएमसी बोलेगा इसका रेंट है 1 लाख। क्यों? क्योंकि भाई पार्क स्ट्रीट एरिया बहुत ज्यादा पॉश एरिया है, एक्सपेंसिव एरिया है, इस वजह से। तो ये जो पीरियोडिकल सर्वे के बेसिस पे केएमसी जो रेंट फिक्स करता है हाउस प्रॉपर्टीज का, उसको क्या बोला जाता है? म्युनिसिपल वैल्यू। और फेयर वैल्यू का मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी आपके एरिया में उसको क्या रेंट मिल रहा है। डिफरेंस आ गया तो क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सर स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब है सर? स्टैंडर्ड रेंट रिफर्स टू द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब देखो बहुत सारा टाइम कोई को पता होगा, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है। देखो अब मान लो मेरा लैंडलॉर्ड है, उससे मेरा लड़ाई हो गया, कोई मसला को लेकर हम लोग पे झमेला हो गया। अब हम लोग कोर्ट चले गए, हम लोग का मामला डिस्प्यूटेड है। अब जब तक हम रह रहे हैं लैंडलॉर्ड हम मान रहे नहीं है ये मेरा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड भी नहीं मान रहा कि ये मेरा टेनेंट है, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट हो गया तो अब हमको तो रेंट देना होगा ना। किसको देंगे रेंट? लैंडलॉर्ड से तो मेरा झमेला है, तो हम रेंट जाकर रेंट कंट्रोल में जमा करते हैं। आप लोग सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे तो लोग पूछना अपने पापा से, मम्मी से, अंकल आंटी, दादा दादी से, वो लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या हो पापा। देख लो पढ़ाई हो रहा है, देखो पढ़ाई हो रहा है। यही जो हाय कर दो सबको, हाय हाय हाय, ठीक है। अब देखो पढ़ाई हो रहा है, डिस्टर्ब मत करो। चलो हो गया भाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? द रेंट। अब तुम गए रेंट कंट्रोल में, बोले भाई मेरा बाड़ी वाला से जो है झमेला हो गया है, बाड़ी वाला को तो हम रेंट देंगे नहीं, तो हमको रेंट तो सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए रेंट हमको सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए कोर्ट का फैसला आने में 10 साल लग गया, तो 10 साल के बाद कुछ भी फैसला आएगा हमको रेंट तो क्लियर करना पड़ेगा। तो हम रेंट कंट्रोल में जाके बोले बाड़ी वाला से मेरा झमेला चल रहा है, तो हम बाड़ी वाला को रेंट नहीं देकर रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट को जो है सबमिट करेंगे, ठीक है। रेंट को हम सबमिट करेंगे। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स्ड होगा उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो आपका प्रॉपर्टी का बोलता है ठीक है आपका ये लोकेलिटी में है, इतना बड़ा जगह है, इतना आपको रेंट देना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट रिफर्स टू द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो देखो स्टैंडर्ड रेंट में रेंट फिक्स होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, म्युनिसिपल वैल्यू में रेंट फिक्स होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से, फेयर रेंट में रेंट फिक्स होगा कौन हिसाब से? रेंट फिक्स होगा आपके आसपास में जो आपके तरह प्रॉपर्टी का रेंट है उसके बेसिस पे। ये तीनों आपको क्लियर हो गया। देखिए नोट्स में लिख दिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, एकदम स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा अनरियलाइज रेंट को समझाने के लिए एक साथ हम पूरा आप लोगों को अनरियलाइज रेंट, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, ये सब आपको एक बार में सिखा देंगे। देखिए मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा एक घर है, ठीक है। जैसे आप लोग को बोले 3 BHK, इसका रेंट है पर मंथ हम रखे हैं ₹20,000, ₹20,000 पर मंथ इसका रेंट है। अब 12 महीना का जो रेंट होगा, एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है? एनुअल रेंट का मतलब होता है आपका प्रॉपर्टी का जो 12 महीना का रेंट है, तो 20,000 इंटू 12 कितना हो गया सर? 2,40,000। ये 2,40,000 रुपये जो है ये मेरा प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट है। अब मान लीजिए मेरा जो प्रॉपर्टी था हम उसको भाड़ा लगाने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन इसको लेकर जाओ यार, लेकर जाओ यहां से, लेकर जाओ यहां से। अब जो मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी हम बहुत दिन से भाड़ा लगाने के बारे में सोच रहे थे, बट तो हमको 2 महीना लग गया टेनेंट ढूंढने में। ऐसा तो नहीं है हम आज बोलेंगे हमको प्रॉपर्टी रेंट में देना है, फट से मेरे पास टेनेंट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 2 महीना हमको लग गया क्या चीज में?
टेनेंट ढूंढने में। ये 2 महीना तक मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट था, खाली था, कोई टेनेंट था ही नहीं। तो 2 महीना का रेंट का मेरा नुकसान हो गया है ना। 2 महीना प्रॉपर्टी खाली था, तो इसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू वेकेंसी। लॉस ड्यू टू वेकेंसी। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी खाली था। इसको बोल सकते हैं वेकेंसी पीरियड रेंट। अब हम यहां माने हैं 2 महीना है, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपया का मेरा नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? इसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू वेकेंसी। प्रॉपर्टी वेकेंट था, टेनेंट था ही नहीं, नुकसान हो गया। अब टेनेंट 10 महीना रहा है, 10 महीना में से वो क्या किया है ना, लास्ट महीना का पैसा बोला थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम आपको ना दे देंगे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, हम दे देंगे, मेरा पैसा आने वाला है, मेरा पैसा आने वाला है। ऐसे बोल के लास्ट महीने में क्या किया, बिना भाड़ा दिए भाग गए। अब 1 महीना वो हमको पैसा दिया नहीं, घर में रहा वो, लेकिन भाड़ा दिए बिना भाग गया। इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है वो रेंट जिस रेंट के दौरान, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है वो रेंट जिस दौरान आपका प्रॉपर्टी में टेनेंट रहा है बट आपको भाड़ा दिया नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। अब हम लोग मान रहे हैं यहां पे 1 महीना तक वो घर में था लेकिन भाड़ा नहीं दिया, तो अनरियलाइज रेंट कितना हो गया? 20,000। अब देखो साल का 2,40,000 था, 40,000 तो 2 महीना खाली था, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। 1 महीना तक आपको भाड़ा मिला ही नहीं, तो 1,80,000 रुपया आप टोटल ये 1 साल में कमाए हैं। तो जो एक्चुअली आपका हाथ में भाड़ा आया है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये कैसे निकला सर? एनुअल रेंट से माइनस किए लॉस ड्यू टू वैकेंसी, माइनस किए अनरियलाइज रेंट, आ गया मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो क्लियर हुआ एकदम सही से। एनुअल रेंट का मतलब आपका प्रॉपर्टी का 1 साल का भाड़ा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब वो पीरियड का भाड़ा जिस पीरियड तक आपका घर खाली था, कोई था ही नहीं, वेकेंट था प्रॉपर्टी। अनरियलाइज रेंट का क्या मतलब है? अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है वो रेंट जिसमें प्रॉपर्टी में टेनेंट तो था लेकिन भाड़ा दिया ही नहीं आपको। तो एनुअल रेंट जितना है उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट जो भी है माइनस कर दिए, आपके हाथ में जो पैसा आया है उसको ही बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। यस, होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है। अनरियलाइज रेंट रिफर्स टू दैट रेंट, to the rent that the owner failed to realize from his tenant for his let out period। इतना मिस्टेक कर दिया ये लोग। लॉस ड्यू टू वैकेंसीज और वैकेंसी पीरियड रेंट, वैकेंसी पीरियड रेंट refers to the time period during which the house property remain vacant. The rent during the vacancy period is known as vacancy period rent. The rent for complete 1 financial year is known as annual rent. Actual rent, it refers to the rent which is actually received by the owner during the previous year by letting out house property। एकदम सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है फॉर्मेट। आप पूरा इस फॉर्मेट को कॉपी कर देंगे, जैसे आपको समझ में आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी है रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको फाइंड आउट क्या करना है? इस स्टेप 1 में आपको पता करना है एक्सपेक्टेड रेंट।
लोअर है, ठीक। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया हुआ है, दोनों में से जो बड़ा है वो हो जाएगा नोशनल रेंट। क्या आ जाएगा, नोशनल रेंट। तो नोशनल रेंट आप निकाले, कैसे निकला, हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, वो हो गया आपका नोशनल रेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ रहेगा, आप स्टैंडर्ड रेंट लिख दिए। अब दोनों में से, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में, दोनों में से जो बड़ा है वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट आप निकाल लिए। स्टेप 2 में आपको निकालना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव कैसे निकलेगा सर, ये जो तो अभी बताए, एक्चुअल रेंट रिसीव कैसे निकलेगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव निकाल दिए, एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1, एक्चुअल रेंट रिसीव स्टेप 2। अब देखो, स्टेप 1 में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में जो बड़ा है वो हो गया नोशनल रेंट। अब नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में जो छोटा है वो हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया। अब स्टेप 3 बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा पहला 2 स्टेप के ऊपर। अगर, ध्यान से समझ लीजिए, स्टेप 3 तभी बनेगा जब एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट एंड देर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जब 2 कंडीशन फुलफिल होता है तभी एक्सपेक्टेड स्टेप 3 बनेगा। स्टेप 3 तब बनेगा, नंबर 1, जब एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट, ये जो है बड़ा है इससे, और नंबर 2, क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो स्टेप 3 को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, स्टेप 3 में हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये जो निकला है ये है रीजनेबल और रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड रेंट, ये कैसे निकला है, देखो। व्हेन एक्सपेक्टेड, स्टेप 3 तब बनेगा व्हेन एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट एंड इफ देयर इज एनी वैकेंसी पीरियड इज गिवन। अब ये बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट जो आप निकाले हैं यहां पे, ये जो एक्सपेक्टेड आप निकाले हैं इसको आप लिखिएगा और इससे माइनस कर देंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है इसको इससे माइनस कर देंगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो आया है उसको बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये है स्टेप 3। ये तब बनेगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जब ये नहीं हो रहा है तो ये स्टेप 3 बनाने का जरूरत नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपका आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये कैसे निकलेगा, स्टेप 1 और 2, अगर स्टेप 3 नहीं बना है तो हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में जो बड़ा है वो हो जाएगा जीएवी। बट अगर स्टेप 3 बना है तो हम इस 1 को नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे स्टेप 2 और 3 में जो बड़ा है वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, या फिर हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2 या फिर हायर ऑफ स्टेप 2 एंड 3, जो भी बड़ा है वो हो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स को। अब देखो, म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर एक क्लास पूरा हम देंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, कब कैलकुलेट होगा, किस वक्त नहीं डिडक्शन वाला होगा, किस वक्त होगा, सब के ऊपर एक पूरा क्लास रहेगा ये वाला टॉपिक। तो अभी समझ लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी। जो भी एनएवी आया है उसका 30%, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके ऊपर भी पूरा एक क्लास होगा डिटेल में। ये दोनों माइनस हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू से, जो आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अब देखो, एक क्लास पूरा लगेगा म्युनिसिपल टैक्स समझाने में, एक क्लास लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन समझाने में। समझ में आ रहा है? तो यहां तक हम लोग स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को सिखाएंगे जीएवी तक कैसे निकालना है। देखो, इसके लिए हम अलग से अपना सम्स बना के रखे, देख रहे हैं। देखो, ये तो यूट्यूब में नहीं आएगा, फिर भी जो फर्स्ट क्लास यूट्यूब में आ रहा है, आप लोग अगर चाहो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है,
80, एक मिनट, 8000 नहीं होगा, ये होगा 72,000 यहाँ पर होगा। रेंट रिसीव्ड में ये हो जाएगा 72,000 रुपीज़। ठीक है, बाकी सब पूरा सेम है, नो मिस्टेक, बाकी सब पूरा सेम है। इसमें हम आप लोग को सिखाएंगे जीएवी अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में कैसे निकलता है। कहीं पे स्टेप 3 बनेगा, कहीं पे नहीं बनेगा, कहीं पे अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, कहीं पे वैकेंसी दिया हुआ है, कहीं पे दोनों ही नहीं दिया हुआ है, कहीं पे दोनों ही दिया हुआ है, कहीं पे रेंट पर मंथ दिया हुआ है, कहीं पे रेंट पर मंथ नहीं दिया हुआ है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पूरा सिखा देंगे डिटेल में। ये जो मेरा सम्स है इसको हम अलग अलग सर्कमस्टेंसेस जो है इसको करवाएंगे, प्लस बुक का भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। देखो हाउस प्रॉपर्टी का जो बुक का है उसको भी करवाएंगे। देखो ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, कैलकुलेट जीएवी, ये सब देख रहे हो, हाउस 1 हाउस 2, ये सब भी हम करवाएंगे, ये सब भी करवाएंगे। तो जीएवी तक 1 क्लास 2 क्लास जितना भी हमको लगेगा हम आपको पूरा पहले जीएवी तक समझ में आ गया ना। बहुत सारे टाइम एग्जाम में बोलता है सिर्फ जीएवी तक बनाओ, ठीक है, तो जीएवी समझा देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम आप लोगों को म्युनिसिपल टैक्स एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में और एनएवी तक समझाएंगे, एनएवी कैसे निकालते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने सीखेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम आप लोगों को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे एक क्लास में। उसके बाद फिर हम आप लोग को टफ जो सम्स है बुक में दिया हुआ है, बड़ा बड़ा 3-3 हाउस का एक साथ, देख रहे हो 2-2 हाउस का बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है ये सब करवाएंगे। 2-2 3-3 हाउस का लंबा जो क्वेश्चन है 3-3 हाउस का, ये भी करवाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप लोग को 10 ईयर्स क्वेश्चंस, 10 ईयर 2015 से 2024 तक जो आया है एग्जाम में हाउस प्रॉपर्टी से 10-10 मार्क्स का, 5-5 मार्क्स का सम्स, वो सब पूरा करवाएंगे। उसके बाद में हम आप लोगों को थ्योरी बताएंगे, इस चैप्टर से थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। और ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को 10 साल का देंगे। 10 साल में ये चैप्टर से क्या क्या थ्योरी आया है, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाला, और कौन सा सम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हो जाएगा चैप्टर खत्म। तो ये है मेरा रोड मैप। और जैसे हम बताए कि सिर्फ यही वीडियो यूट्यूब में रहेगा, बाकी वीडियो और यूट्यूब में नहीं है। आप लोग हम लोग का कोर्स जो है ज्वाइन करिए पेड बैच का। ये देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें आप लोग कांटेक्ट करिए, ठीक है ना, 8334835908 कांटेक्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना बेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग के साथ कीजिए। So thank you very much my dear students.